हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। बस एक टॉपिक रह गया है, उसको भी फिनिश कर लेंगे जल्दी। लेकिन उससे पहले हमने जो पढ़ा है उस पर हम क्या करें, एक एक्सरसाइज कर लें, एक अच्छे खासे क्वेश्चंस का अभ्यास कर लें, जिससे एकदम कहीं भी ज़रा सी भी गुंजाइश ना रह जाए इस चैप्टर को हमें समझने में। इसके लिए मैंने आज सोचा कि मैं क्यों ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को ही करा दूं। तो आज एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। यानी ये जो आपका एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज है, इससे हम शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए f एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है सेट 1, 3, 4 से 1 to 5 और g एक फंक्शन है, इसको स्टार्ट किया गया है, इसमें दे रखा है ये 1 to 5 से डिफाइंड है 1, 3 पर। f जो है ये है 1, 2, 3, 5, 4, 1। g है 1, 3, 2, 3, 5, 1। अब आपको निकालना है कि g ऑफ f कितना होगा। तो g ऑफ f हमें पता है कि क्या होता है कि अगर एक सेट है A और एक सेट है यहाँ पर B और सेट है C, A से B पर एक फंक्शन है f और B से C पर डिफाइंड एक फंक्शन g, तो g ऑफ f क्या होता है, A से C पर डिफाइंड एक फंक्शन होता है। अब g ऑफ f निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, सेट A से सेट C के ऊपर डिफाइंड एक हमको क्या निकालना, फंक्शन निकालना। A to B और B to C ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है उस पर देखा जाए। पहला सेट जो है अपने पास, इसमें है 1, 3, 4। दूसरा सेट है 1, 2, 5। फिर C वाला जो सेट है 1, 3 है। अब यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन होगा f और यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो g है। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, यानी 1 का प्रतिबिंब यहाँ पर 2 होगा। 3 का प्रतिबिंब 5 है, 4 का प्रतिबिंब 1 है। चलो हो गया। इसके बाद g की डेफिनेशन देखा जाए, 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब भी 3 है और 5 का प्रतिबिंब 1 है। ये बना g ऑफ f यहाँ से यहाँ पर डिफाइंड होगा। अब ये कितना होगा, यही निकालना है। तो यहाँ पर g ऑफ f इक्वल टू एक एक के लिए स्टार्ट करें। पहले इस 1 के लिए करें। 1 के लिए इसका मतलब क्या बनेगा, g ऑफ f1। f1 क्या है, 2 है। यहाँ से देख सकते हैं 1 का इमेज क्या है, 2 है। तो ये क्या बन जाएगा, g2। g2 कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3। यानी कि g ऑफ f में 1 का इमेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे आप g ऑफ f आप दूसरा एलिमेंट ले 3, इसके लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f3। g ऑफ f3 कितना है, 5 है। यहाँ से देख सकते हैं 3 का इमेज 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, g ऑफ 5। और यहाँ देखें 5 का प्रतिबिंब कौन है, 1 है। तो 5 का प्रतिबिंब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। एंड सो ऑन। इसी तरह से हम सभी का निकाल लेते हैं। ये 3 का निकला, 4 बचता है। 4 के लिए चेक करते हैं। अगर मैं g ऑफ f
ऑफ 4 निकालूं तो 4 के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा g ऑफ f4, और 4 का प्रतिबिंब कितना है, 4 का प्रतिबिंब 1 है तो ये बन जाएगा 1, और g1 यानी 1 का प्रतिबिंब कौन है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो g ऑफ f में हमने क्या देखा, 1, 3 और 4 सबके प्रतिबिंब निकाल लिए, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा फाइनली, g ऑफ f अपने पास बन जाएगा 1 का प्रतिबिंब 3 है, 1 3, 3 का प्रतिबिंब 1 है, 3 1, 4 का प्रतिबिंब 3 है, 4 3, ये इसका हो जाएगा g ऑफ f, यानी कि दो फलनों या 4g का संयोजन। आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैंने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम से तो सब कुछ क्लियर है। देखो 1 का प्रतिबिंब 2 और 2 का प्रतिबिंब कौन है, 3, यानी 1 का 3 से हो जाएगा, 3 का प्रतिबिंब 5 है और 5 का प्रतिबिंब 1 है, तो यानी 3 का 1 से हो जाएगा, 4 का प्रतिबिंब 1 है और 1 का प्रतिबिंब इधर कितना है, 3, यानी 4 का रिलेशन किससे बनेगा, 3, यानी 4, ये इस तरह से हो जाएगा रिलेटेड। तो इस तरह से हम g ऑफ f निकाल लेंगे। तो आप चाहे ऐसे करो या डायग्राम बना के जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है कि मान लीजिए कि f, g और h r से r पर दिए गए फलन हैं और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। सेकंड क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और सेकेंड पार्ट है f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। एक्चुअल में इसे हम कहते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये वितरण नियम है और इसे हमें सिद्ध करना है। मीन्स ये दो फलनों का जो संयोजन है, ये फलनों का संयोजन वितरण नियम का पालन करता है, ये हमको दिखाना है। आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट पर हम आते हैं, इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दे दूं। फर्स्ट के देखें f प्लस जी ऑफ h और इसके साथ में मैं लगा रहा हूँ x। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f प्लस जी एज इट इज़ और h इसके साथ लग जाएगा hx। नाउ अब देखिए f प्लस जी, ये प्लस वाला जो है ये तो वितरण नियम का पालन करता है, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f और ये h का x प्लस यहाँ पर g जो है इसके साथ बन जाएगा g ऑफ h इंटू x को बाहर कर ले, क्या बनेगा f ऑफ h प्लस g ऑफ h। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हुआ, कंफ्यूज ना हो, पहले f hx के साथ लगेगा ऐसे, प्लस ये g है hx के साथ लगेगा, इस तरह से हुआ। और इसका मतलब आप यही तो लिखो, तो इसका मतलब ये लिखते हो, x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ये इस तरह से। यहाँ पर हमने जब शुरुआत किया था तो क्या लिया था, f प्लस जी ऑफ h और यहाँ पर था साथ में x इक्वल टू इतना, तो दोनों तरफ x हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, f प्लस जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड पार्ट पर आ जाऊँ। सेकेंड पार्ट में यहाँ डॉट है, f डॉट जी ऑफ h और इसके साथ में आप लगा लीजिए x। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे f डॉट जी और
साथ में यहाँ पर एच ऑफ एक्स हो जाएगा। नाउ इस पर बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो पहले f का h से हो जाएगा, f ऑफ एच एक्स डॉट g का भी इससे हो जाएगा, g ऑफ एच एक्स यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f ऑफ h ऑफ x और इसको क्या लिखेंगे इंटू g ऑफ h इंटू x। x इसमें से बाहर कर लेंगे तो f ऑफ h डॉट g ऑफ h और बाहर क्या बनेगा यहाँ पर x। इन दोनों से x x हटा दें, क्या मिला, f डॉट g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू g ऑफ h। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाऊँ। तीसरे क्वेश्चन में आपको g ऑफ f और f ऑफ g निकालना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स मॉड एक्स जी एक्स, ये है मॉड 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट एफ एक्स 8x क्यूब जी एक्स एक्स पावर 1/3। फर्स्ट पार्ट में इसका सलूशन देखें, आपको निकालना g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब आप लिखोगे g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, मॉड x, तो यहाँ पर बन जाएगा g ऑफ मॉड x। जी एक्स है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, x के प्लेस पर मॉड x डाल देना इसमें, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2 आंसर। सेकेंड पार्ट, हाँ अभी इसमें आपको f ऑफ g भी निकालना है। f ऑफ g ऑफ x मीन्स f ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड 5x माइनस 2, ये बन जाएगा मॉड 5x माइनस 2। नाउ जी एक्स अपने पास क्या है, जी एक्स है मॉड x, x के प्लेस पर आपको ये इतना मॉड रखना है, यानी मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2, और एक बार नहीं 10 बार मॉड लगाओगे तो एक ही बार मॉड लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पर देखें, सेकंड पार्ट क्या होगा, पहले जी ऑफ एफ लिखा लें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे जी एफ एक्स की वैल्यू सेकंड में है 8x क्यूब, ये क्या बन जाएगा जी ऑफ 8x क्यूब। नाउ जी एक्स कितना है, x पावर 1/3, x के प्लेस पर कितना है 8x क्यूब, तो ये कितना बन जाएगा 8x क्यूब पावर 1/3। 1/3 मीन्स क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल 2 बनेगा और x क्यूब का सिर्फ x बनेगा, तो ये 2x हो गया। f ऑफ g निकालना है, f ऑफ जी एक्स मीन्स इसको आप लिखोगे f ऑफ इस तरह से जी एक्स की वैल्यू है x पावर 1/3, ये बन जाएगा f ऑफ x पावर 1/3। नाउ एफ एक्स है 8x क्यूब, x के प्लेस पर डालना है x पावर 1/3, ये हो जाएगा 8, x की जगह रखेंगे x पावर 1/3 पावर 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा सीधा 8x। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स एक फंक्शन है
जो कि डिफाइंड है 4x + 3y 6x - 4, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2/3। तो आपको दिखाना है f of x इक्वल टू x, और यहाँ पर साथ में बताना है कि f इनवर्स कितना होगा। तो एक प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं और याद रखें कि अगर f ऑफ f इनवर्स लिया जाता है तो ये आइडेंटिटी बनता है, ये प्रॉपर्टी है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में देखें f ऑफ fx निकालना है। f ऑफ fx, इसका मतलब इसको लिखेंगे f ऑफ fx। fx की वैल्यू है 4x + 3/6x - 4, 4x + 3/6x - 4। अगेन fx को दोबारा लगाना है, बट x के प्लेस पर इतना सारा वैल्यू डालना है। तो यहाँ कितना होगा 4, x के प्लेस पर आपको इतना रखना है 4x + 3/6x - 4 प्लस 3, नीचे 6x के प्लेस पर रखेंगे 4x + 3/6x - 4 और साथ में है -4। सॉल्व करें, देखें क्या मिलता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर 16x + 12, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 18x - 12, नीचे यहाँ पर पूरे के अपॉन में आ जाएगा कितना 6x - 4। इधर देखें 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे -4 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x माइनस प्लस 4 4 जा 16। इसके भी अपॉन में आ जाएगा 6x - 4। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 12 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 16 + 18 यानी कि 34x, नीचे 24 24 कैंसिल, 18 + 16 34, दैट इज इक्वल टू सीधा x। और यही आपको दिखाना था कि f ऑफ x इक्वल टू x आ गया। और अगर ऐसा कभी होता है तो ये आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन ix इक्वल टू x होता है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, f ऑफ f इक्वल टू सीधा i बन रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब अगर f इन्वर्स निकालते हैं तो यहाँ पर f के बराबर ही है, यानी प्रतिलोम फलन जो होगा खुद इसी फंक्शन के बराबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, यानी इनके इन्वर्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर f डिफाइंड है 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से दूसरा सेट जो है जिस पर डिफाइंड है 10, जहाँ पर f बताया गया है 1 10 2 10 3 10 4 10। क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? तो प्रतिलोम निकलने के लिए कंडीशन क्या है, जो फलन है वो एकाकी और आच्छादक होना चाहिए, नहीं तो प्रतिलोम नहीं निकल सकता। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर f1 भी 10 है,
और F2 भी 10 है, हालांकि सब के सब 10 हैं, लेकिन यहाँ से क्या पता चला कि F1 और F2 तो बराबर हैं, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं हैं। और 1 और 2 बराबर ना होना क्या बताता है? F एक एकी नहीं है। और अगर F एक एकी नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी F इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि इन्वर्स तभी निकलता है, प्रतिलोम तभी निकलता है जब फलन कैसा हो? एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो, यानी जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। ये फलन एक एकी नहीं है, इस वजह से इसका अस्तित्व नहीं होगा इन्वर्स का। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट इसमें कहा है g एक फंक्शन है जो कि 5, 6, 7, 8 से दूसरा सेट 1, 2, 3, 4 इस पर डिफाइंड है, जहाँ पर g दे रखा है 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2। अब बताना है क्या इसका प्रतिलोम निकलेगा। तो आप देख सकते हो आराम से, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, दूसरे सेट में 1, 2, 3, 4। 5 का प्रतिबिंब है 4 और 6 का प्रतिबिंब है 3, 7 का प्रतिबिंब 4 और 8 का प्रतिबिंब है 2। तो क्या ये फलन एक एकी और आच्छादक है? जी नहीं। देखो यहाँ पर ये जो 4 है, 2 अवयवों के प्रतिबिंब है, और 2 अवयवों का प्रतिबिंब होना क्या दिखाता है कि ये एक एकी नहीं है। साथ में यहाँ पर 1 बच गया तो आच्छादक भी नहीं है। इस वजह से ये जो फलन होगा जी, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, मतलब यहाँ देखो F5 भी कितना है? 4, और F7 भी कितना है? 4 है। यहाँ क्या पता चला? F5 इक्वल टू F7। क्या 5 और 7 इक्वल हैं? 5 और 7 इक्वल नहीं, यानी x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब F एक एकी नहीं है, और F एक एकी नहीं है। यहाँ दिख रहा है डायग्राम से कि आच्छादक भी नहीं है, तो एक एकी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। F इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर? प्रतिलोम फलन तभी बनेगा जब फलन कैसा हो? एक एकी हो और आच्छादक हो, यानी 1, 1 and 2 हो, या सीधा कहें बाइजेक्टिव हो। थर्ड पार्ट, h एक फंक्शन जो कि डिफाइंड है 2, 3, 4, 5 से 7, 9, 11, 13, और यहाँ पर h डिफाइंड किया गया है 2, 7, 3, 9, 4, 11 एंड 5, 13। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पहला सेट में है 2, 3, 4, 5, दूसरे सेट में है 7, 9, 11, 13। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पर डिफाइंड है h। 2 का प्रतिबिंब 7 है, ये हो गया। 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13। तो यहाँ पर एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन है, हर एक प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये फलन एक एकी है और आच्छादक भी है। F कैसा, H कैसा है? एक एकी आच्छादक है। और अगर फलन एक एकी आच्छादक है तो यहाँ पर इसका H इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व होगा। और H इन्वर्स होगा कितना? इनके ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 7, 2, 9, 3, 11, 4 और 13, 5। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि f एक फलन है जो -1 से 1 से r पर डिफाइंड है और fx बराबर दे रखा है x/x+2। इसको सिद्ध करना है 1 एक ही यानी है। फिर इसके बाद यहाँ पर f इनवर्स भी बताना है कितना होगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि इस सेट में दो अवयव हैं x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं -1 से 1 पर, सच दैट इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। यहाँ पर रख देंगे x1/x1+2 इक्वल टू x2/x2+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू यहाँ पर x1 x2 प्लस 2x2। यहाँ पर याद रखेंगे कि x कैन नॉट इक्वल टू -2 और यहाँ सीधा बता रहा -1 से 1 के बीच है, तो इसमें -2 का आना तो निषेध है, इसमें -2 आएगा ही नहीं। क्लियर? तो इसीलिए इस कंडीशन को यहाँ नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डोमेन है उसने पहले इंडिकेट कर दिया कि ये पॉइंट इसमें पड़ेगा नहीं, तो नीचे 0 बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या मिल गया x2, और x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब f कैसा है, एक ही। अब आपको इसका प्रतिलोम भी निकालना। प्रतिलोम तब निकलेगा जब ये फलन कैसा हो, आच्छादक हो। देखते हैं कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए मान लीजिए कि y बिलोंग कर रहा है इस R में। हाँ, साथ में इसने डेफिनेशन में, इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो फलन है यहाँ पर f-1 से 1 से लगाकर यह का परिसर का प्रतिलोम निकालना है आपको। यहाँ पर आपको जो फलन लेना है जिसका प्रतिलोम निकालना, ये -1 से 1 तो है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है f का परिसर। केवल उतने बात लेना है जो f के रेंज में आता हो, इसके रेंज में आता हो वही लेना। तो इसके रेंज में जो आएगा वही फंक्शन हमको, यानी उतने पार्ट खाली लेना है। तो यहाँ पर y हमने मान लिया कि बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट R में, लेकिन R यहाँ पर कौन सा लेंगे, हम इसका रेंज लेंगे। तो y बिलोंग टू R लिया, और आपको क्या करना, y इक्वल टू fx रख देना है, यानी x/x+2। यहाँ से x निकालना है टर्म ऑफ y, तो ये बनेगा xy+2y इक्वल टू x। x को इधर ले आएँ, कॉमन कर लें, y -1 इक्वल टू बनेगा कितना, -2y। तो x इक्वल टू बनेगा -2y/y-1, या इसको लिख लें 2y/1 y, जहाँ पर y नॉट इक्वल टू 1। अगर y 1 नहीं है तो y 1 ना होने पर इस केस में ये डिफाइंड होगा, इसमें -1 से 1 के बीच। एक मिनट, हाँ, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 2y/1 - y, जहाँ पर y कैन नॉट इक्वल टू 1। अगर y 1 हो जाएगा तो उस केस में डिफाइंड
नहीं रह जाएगा। इस वजह से y 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो x बनेगा वो बनेगा 2i/1 माइनस वाई, जहाँ पर y बिलोंग करेगा किसमें, r माइनस 1 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 रहेगा तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा। यानी ये जो आपके पास है ये वाला जो है ना, यही रेंज है। यहाँ पर जो f का रेंज लिखा है, परिसर लिखा है, यही है ये r माइनस 1। तो अब यहाँ पर इन्वर्स बताना है, तो f इन्वर्स जो x की ये वैल्यू आती है यही हो जाता है। f इन्वर्स x y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2i/1 माइनस वाई। जहाँ पर y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा f(x) है 4x + 3 और f डिफाइंड किया गया है r से r पर। सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम कर चुके हैं। आपको दिखाना कि f इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स होगा कितना। इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा f एकैकी और आच्छादक है। तो बहुत ही सिंपल है, एकैकी के लिए x1 x2 मान लीजिए इस सेट से हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 यानी x के प्लेस पर x1 डाल देंगे, 4x1 + 3 इक्वल टू बन जाएगा 4x2 + 3। सॉल्व करेंगे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, यानी f कैसा हो जाएगा 1 1 एकैकी। आच्छादक के लिए मान लीजिए y बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट यानी r से। इस प्रकार है कि y इक्वल टू fx, यानी y इक्वल टू कितना 4x + 3, x निकालेंगे बनेगा y - 3/4। और दिख रहा है कि y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, यानी ये बिलोंग करेगा r में फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r। और अगर ऐसा है तो f कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, यानी अनटू हो जाएगा। और f अगर 1 1 अनटू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी f इज इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय है। और अगर यह व्युत्क्रमणीय है और इसका इन्वर्स अगर पूछा जाए कि f इन्वर्स क्या बनेगा, तो f इन्वर्स y इक्वल टू ये बनता है y - 3/4। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि fx दिखाया गया है, fx इक्वल टू x² + 4, जहाँ पर f डिफाइंड है r प्लस से यहाँ 4 to ∞। कह रहा है कि सिद्ध करो कि f व्युत्क्रमणीय है और f इन्वर्स भी आपको निकालना है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि f इन्वर्स इक्वल टू है f इन्वर्स y इक्वल टू √y - 4 है। और यहाँ r प्लस का मतलब क्या है, ये ऋणात्तर पूर्णांक है, मतलब माइनस वाले छोड़ दो, बाकी सॉरी ऋणात्तर वास्तविक संख्या है, ऋणात्तर वास्तविक संख्या है। ऋणात्तर का मतलब आपको ऋणात्मक वाले नहीं लेने हैं, केवल 0 लेना है और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लेना है, वास्तविक संख्या लेना है। तो f अगर इन्वर्टिबल है तो उसको दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ये जो फलन है एकैकी और आच्छादक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x1 x2 बिलोंग कर रहा है इस सेट में r प्लस में, सच दैट इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। fx1 यानी कि ये हो जाएगा x1² + 4, इधर हो जाएगा x2² + 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, x1² इक्वल टू x2²। तो x1² माइनस x2² इक्वल टू 0 बनेगा। तो एक बनेगा x1 + x2, दूसरा बनेगा x1 - x2।
ये सब ऋणात्तर वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ या तो जीरो होंगे या आल प्लस होंगे, तो ये तो जीरो पॉसिबल ही नहीं, यानी यहाँ पर x1 प्लस x2 कैन नॉट इक्वल टू जीरो। ऋणात्तर वास्तविक संख्याएं अगर हैं तो उनको कभी भी जोड़ोगे तो वो जीरो नहीं बनेंगे, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 ही मिलने वाला है सेकंड वाले से। और अगर ऐसा है तो यह कैसा है, एक एक ही। आच्छादक दिखाना है। आच्छादक के लिए मान लीजिए कि कोई y है, ये बिलोंग करता 4 टू इन्फिनिटी में, सच दैट y इक्वल टू fx यानी कि x स्क्वायर प्लस 4। अब x स्क्वायर इक्वल टू बनेगा y माइनस 4, x बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ये बना। अब x इक्वल टू वाई माइनस 4 आ गया अंडर रूट के अंदर, और ये हमें पता है ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x स्क्वायर कैसा है, या तो पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है। x स्क्वायर तो x भी क्या बनेगा, इसका अंडर रूट भी जीरो या पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि x निगेटिव नहीं हो सकता। x कैसा है, ऋणात्तर वास्तविक संख्या है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिलेगा, और यही तो प्रतिलोम होता है। देखा जाए तो जो x निकल कर आया ये तो प्रतिलोम होता है। यहाँ पर देखो y अगर 4 से इन्फिनिटी के बीच बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है या तो ये जीरो बनेगा या जीरो से बड़ा होगा। इसके लिए अगर y की वैल्यू 4 से छोटी हो जाती उस केस में ये निगेटिव हो जाता, तब ये वास्तविक नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ कंडीशन तो पहले दे रखा 4 से इन्फिनिटी है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि f कैसा यहाँ पर आंटू है और f आंटू है, और 1 1 पहले सिद्ध हो गया, f यानी कि बाइजेक्टिव है, और ऐसे केस में f इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है, यानी यह व्युत्क्रमणीय है। और यह व्युत्क्रमणीय है तो f इन्वर्स इसका बनेगा कितना, तो f इन्वर्स y इक्वल टू ये बन जाएगा अंडर रूट y माइनस 4।